डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ओ लेवल्स ई लेवल्स अकाउंटिंग में हमारा चैप्टर है जिसका नाम है लिमिटेड कंपनी। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कंपनी का इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम इस लेक्चर को मज़ीद थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। आज हम बात करेंगे शेयर्स की टाइप्स क्या होती हैं और कैपिटल की टाइप्स क्या होती हैं। सर, आपने पिछले लेक्चर में एक बात की थी जहाँ पर आपने स्टॉप किया था, वो ये था कि शेयर्स हम बनाते क्यों हैं, यानी शेयर्स की नीड क्या है कंपनी में। जब कंपनी कोई कारोबार कर रही है तो भाई कोई काम कर रहे होंगे ना, कोई प्रोडक्ट खरीद रहे होंगे, बेच रहे होंगे, या कोई सर्विसेज आप प्रोड्यूस कर बेच रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो कर रहे होंगे, तो उससे तो पैसा आ रहा है आपके पास। ये शेयर्स की क्या ज़रूरत है, मतलब शेयर की नीड क्या है, मुझे समझ में नहीं आई। खैर, ये मैं आपको समझाऊंगा बिल्कुल लास्ट में। अच्छा जी, पहले तो हम बात करते हैं कैपिटल की टाइप्स की। कैपिटल की टाइप्स क्या होती है? कैपिटल समझने से पहले अंडे समझ लीजिए भाई। अंडे से क्या मुराद है, आइए आपको जरा मैं अंडे समझाऊँ। टाइप्स ऑफ अंडे, आई मीन टाइप्स ऑफ एग। फॉर एग्जाम्पल, आपका अंडों का कारोबार है, आप गरम अंडे बेचते हैं। आपके पास टोटल अंडे हैं 100 अंडे। आज के दिन में आपको अंडे मिले 100 अंडे, अम्मी ने बना कर दिया आपको 100 अंडे, बेटा जाओ अंडे बेच कर आओ। 100 अंडे टोटल अंडे आपके पास 100 अंडे। अब आप बेच कितने सकते हैं? सिर्फ 100 बेच सकते हैं। इससे ज़्यादा अंडे आप आज के दिन में नहीं बेच सकते, ये आपकी लिमिट है। ठीक है, आपने इसमें से 80 अंडे सेल कर दिए। आपने अम्मी को आकर बताया, अम्मी ये लीजिए 80 अंडे मैंने बेच दिए, बाकी 20 अंडे आज नहीं बिके, ये रख लीजिए, अब कुछ भी करें, खाएं पकाएं कुछ भी करें। ये 80 अंडे बेच दिए मैंने और बाकी 20 अंडे जो है वो नहीं बिक सके, सोल्ड कर दिए मैंने 80 अंडे। ठीक है भाई, हमने बोला लाओ भाई पैसे दे दो, बस 80 अंडे जो आपने बेचे हैं ना भाई, इनके पैसे दे दो। जब पैसे देने की बारी आई तो आपने कहा कि अम्मी एक मसला है कि 80 अंडों में से 60 अंडे तो मैंने दे दिए, कोई भी कस्टमर आया मैं 60 अंडे उसको बेचे, लेकिन 20 अंडे जो है ना मैंने अपने दोस्तों को बेचे। हमने बोला तो क्या हुआ? अम्मी वो दोस्तों की बात आप समझती नहीं ना, बिल्कुल नन्ही है अभी। दोस्त जो है ना वो पैसे नहीं देते, अभी फ़ौरन नहीं देते, वो उधार पे लेकर चले जाते हैं अंडे। अम्मी ने बोला अच्छा ठीक है। तो आपने बेचे कितने? 80 अंडे। 100 थे कितने? 100 अंडे। 100 में से बेचे कितने? 80 अंडे। 100 में से 80 अंडे बेचने के बाद आपने कहा कि 20 अंडों के अम्मी पैसे मुझे अभी नहीं मिले, वो अपने दोस्तों से कॉल करके ले सकता हूँ, बाद में ले लूँगा, अभी नहीं लिए, उसके पैसे मुझे नहीं मिले। तो मैंने कहा इसका मतलब ये कि 80 में से 60 अंडों के तो पैसे मिल गए होंगे। आपने बोला हाँ अम्मी 60 अंडों के पैसे जो है ना कस्टमर ने मुझे पे कर दिए हैं। ठीक है भाई, तो 4 बातें हो गई। कितने अंडे बेचने की इजाज़त थी, उसमें से बेचे कितने, जो बेचे उसमें से कितनों के बदले पैसे मिले और कितनों के बदले भी पैसे मिलने बाकी हैं। ये 4 बातें यहाँ पर हो गई। अब इन्हीं 4 बातों को हम यहाँ पर आइए कंपनी के एंगल की तरफ लेकर चलते हैं। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी शेयर्स के बारे में, आज भी हम वहीं से स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो कैपिटल है वो छोटे छोटे हिस्सों में अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो यही बन जाता है हमारे पास शेयर। तो मेरा जो कैपिटल है, जो मेरी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, वो कुछ है ऑथराइज कैपिटल के नाम से। ठीक है, ऑथराइज का मतलब यह है कि मुझे मैक्सिमम कितने शेयर्स बेचने की इजाज़त मिली है। कितने शेयर्स बेचने की इजाज़त मिली मुझे? 1 लाख शेयर्स की। जैसे यहाँ मुझे 100 अंडे की बेचने की इजाज़त मिली थी, वैसे यहाँ पर मुझे कितने शेयर्स बेचने की इजाज़त मिली है? 1 लाख शेयर्स बेचने की इजाज़त। सर ये इजाज़त कौन देगा? ये इजाज़त आपकी कैपिटल पर डिपेंड करता है। आप कंपनी में जितना पैसा, जितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे उसी के हिसाब से आपका कैपिटल बनेगा। आपने अगर कंपनी में $5 लाख इन्वेस्ट किए हैं तो उसी के हिसाब से आपके कैपिटल के यानी कि छोटे छोटे हिस्से बनाए जाएंगे, छोटे छोटे अंडे बनाए जाएंगे। आपने अगर 2 लाख कैपिटल इन्वेस्ट किया है तो 2 लाख के हिसाब से आपके अंडे बनाए जाएंगे, यानी हिस्से बनाए जाएंगे, है ना। तो जितना कैपिटल आपने कारोबार में इन्वेस्ट किया होगा उतने ही आपके पास क्या होंगे? शेयर्स होंगे, और वही आपका क्या कहलाएगा? ऑथोराइज्ड या रजिस्टर्ड कैपिटल कहलाता है। इसका मतलब यह है कि मैं 1 लाख शेयर्स बेच सकता हूँ। मेरी कंपनी 1 लाख शेयर्स बेच सकती है अपनी पूरी ज़िंदगी में, चाहे वो पहले दिन बेच दे, चाहे वो 2 साल में बेचे, चाहे वो 20 साल में बेचे। बस मेरी कंपनी 1 लाख शेयर जो है वो मार्केट में बेच सकती है। क्यों बेचेगी सर? शेयर क्यों बेचते हैं? बिल्कुल आखिर में, सस्पेंस है बिल्कुल। ठीक है भाई, जैसे 100 अंडे बेचने की इजाज़त थी, बस इसके आगे मैंने 3 ज़ीरो और लगा दिए, तो मुझे 1 लाख अंडे बेचने की इजाज़त है। जितने अंडे, यानी जितने अंडे यहाँ पे शेयर्स, जितने शेयर्स मुझे बेचने की इजाज़त है वो कहलाएगा मेरा ऑथोराइज्ड कैपिटल। फिर इसमें से मैंने कितने अंडे बेच दिए, यहाँ पर देखिए कितने अंडे बेच दिए हमने? 80 अंडे हमने सोल्ड कर दिए। तो जितने अंडे हमने बेच दिए उसे हम कहते हैं इशूड कैपिटल। मुझे कितने शेयर बेचने की इजाज़त थी? सर 1 लाख शेयर बेचने की इजाज़त थी। 1 लाख में से मैंने कितने शेयर्स बेच दिए? सर आपने 80,000 शेयर्स बेच दिए। ठीक है, ये जो 80,000 शेयर मैंने बेचे थे, इनमें से कुछ के बदले पैसे मिल गए थे और कुछ के बदले पैसे मिलने बाकी हैं। वही मिसाल यहाँ पर है, कुछ के बदले पैसे मिलने बाकी हैं, 20,000 शेयर के बदले अभी पैसे मिलने बाकी हैं, यानी
कॉल्ड अप का मतलब कि इन लोगों ने मुझे पैसा नहीं दिया, इनको मुझे कॉल करके अभी पैसा लेना बाकी है, तो इनसे पैसा लेना बाकी है। अच्छा, बेचे कितने शेयर थे सर? आपने 80,000 शेयर बेचे। 80,000 में से 20,000 के बदले अगर सर पैसे नहीं मिले हैं तो इसका मतलब बाकी 60,000 के बदले आपको पैसा मिल गया। जिन लोगों ने पैसा दे दिया वो क्या कहलाएगा? पेड अप। यानी मेरा जो कैपिटल है वो 4 हिस्सों में डिवाइड हो गया। कितने शेयर बेचने की इजाज़त थी, इसमें से कितने शेयर मैंने बेचे, जो शेयर मैंने बेचे उसमें से कितने के बदले पैसे मिले और कितने के बदले पैसा मिलना बाकी है, ये सब मेरा क्या कहलाएगा? कैपिटल कहलाएगा। 4 कैपिटल हो गए। पहला कैपिटल क्या है? ऑथोराइज कैपिटल। क्या मतलब है इसका? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर्स कैपिटल दैट मे बी इशूड बाय अ कंपनी, यानी आपकी कंपनी मैक्सिमम कितने शेयर इशू कर सकती है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑथोराइज कैपिटल। 1 लाख शेयर इशू कर सकती है। इसको अगर मैं अमाउंट में कन्वर्ट कर लूं तो वो क्या बन जाएगा मेरे पास? ऑथोराइज कैपिटल बन जाएगा। अगर एक शेयर $1 का है तो इसे $1 से मल्टीप्लाई कर दिए। अगर एक शेयर $2 का है तो $2 से मल्टीप्लाई कर दिए। एक शेयर की कोई ना कोई एक वैल्यू होती है। जैसे पिछली क्लास में हमने बात की थी कि मैंने अपने शेयर का जो खुला करवाया था वो $5 के हिसाब से करवाया था। तो जो भी एक वैल्यू होगी उस वैल्यू से आप इसे क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। यही शेयर किस में बन जाएगा? आपका कैपिटल में बन जाएगा। अज्यूम करता हूं कि मेरे पास जो एक शेयर है वो $1 का है, तो 1 लाख शेयर है, एक शेयर $1 का, 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, अमाउंट कितना बन जाएगा? 1 लाख ही बन जाएगा। तो मेरा जो ऑथराइज कैपिटल होगा वो $1 लाख होगा। ठीक है, अमाउंट में शो करना है इसे, नंबर ऑफ शेयर्स में शो नहीं करना। ये तो नंबर ऑफ शेयर मैंने लिखे, जितने शेयर मुझे बेचने की इजाजत थी। 100 अंडे बेचने की इजाजत थी, लेकिन एक अंडे की वैल्यू ₹100 तो नहीं होगी। अंडे की वैल्यू ₹30, ₹40 जो भी होगी उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे उसकी वैल्यू आती चली जाएगी। ठीक है, इसके बाद है इशूड कैपिटल। कितने शेयर मैंने इशू किए? 80,000 शेयर इशू किए। इशूड शेयर कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल इशूड टू दी शेयर होल्डर। इसका क्या मतलब है? जितने शेयर आपने अब तक अपने शेयर होल्डर्स को इशू कर दिए वो क्या कहलाएगा आपका? वो कहलाएगा आपका इशूड कैपिटल। मैंने कितने शेयर इशू कर दिए सर? हमने 80,000 शेयर इशू कर दिए। एक शेयर कितने रुपए का था? कितने डॉलर का था? $1 का था। 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास इशूड कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद क्या है? कॉल्ड अप कैपिटल। It is the part of the issued share capital for which payment has been requested from the shareholders. ये शेयर कैपिटल का वो पार्ट है, यानी इशूड कैपिटल। इशूड कितने थे? 80,000 शेयर है, सही है। ये इसका ही वो पार्ट है जिसके बदले आपने अपने शेयर होल्डर से रिक्वेस्ट किए कि भाई पैसे दे दो यार, पैसे कब दोगे, यानी इसके बदले अभी तक आपको पेमेंट रिसीव नहीं हुई, आपने इसके बदले रिक्वेस्ट की हुई अपने शोल्डर से कि इसके बदले हमें पैसा दे दीजिए। तो कितने के बदले पैसा मिलना बाकी है? 20,000 शेयर्स के बदले भी पैसा मिलना बाकी है। उसे क्या कहेंगे आप? कॉल्ड अप कैपिटल कहेंगे। ठीक है, और पेड अप कैपिटल, इट इज द पार्ट ऑफ द कैपिटल कॉल्ड अप शेयर कैपिटल फॉर विच द कंपनी हैज रिसीव्ड पेमेंट फ्रॉम शेयर। ये वो कैपिटल का पार्ट है जिसके बदले आपको पेमेंट रिसीव होगी, यानी कॉल्ड अप कैपिटल में से ही वो पैसा था जिसके बदले आपको पेमेंट क्या हो चुकी है? रिसीव हो चुकी है। कितने शेयर की पेमेंट रिसीव हो गई थी? हमें 60,000 शेयर्स की पेमेंट हमें रिसीव हो गई। तो जिसकी पेमेंट हमें रिसीव हो गई वो क्या कहलाएगा? हमारा पेड अप कैपिटल। कितने शेयर बेचने की इजाजत थी, यानी ऑथराइज कैपिटल। कितने शेयर बेच दिए? इशूड कैपिटल। कितने के बदले पैसा मिलना बाकी है? कॉल्ड अप कैपिटल। और कितने के बदले पैसा अब तक हमें मिल चुका है, यानी पेड अप कैपिटल। उम्मीद करता हूँ कैपिटल आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं शेयर के बारे में। शेयर क्या था ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। क्यों था वो बात में बताऊंगा। टाइप्स ऑफ शेयर, बुनियादी तौर पर शेयर की 2 टाइप्स हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। ये शेयर्स की बुनियादी तौर पर 2 टाइप्स हैं, ऑर्डिनरी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स। अब आइए जरा डिस्कस करते हैं कि ऑर्डिनरी शेयर्स क्या होते हैं। जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर होते हैं आपके, ये बेसिकली आपके रियल ओनर ऑफ द कंपनी, ये आपकी कंपनी के असल मालिक होते हैं। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स आर रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी के हकीकी मालिक, जिनका असल में पैसा आपके कारोबार में लगा हुआ है, जो कंपनी के मालिक है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस में जो हकदार है, ये वो होते हैं आपकी कंपनी के मालिक। ठीक है, अच्छा भाई, इनकी ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स की खासियत क्या है? ऑर्डिनरी शेयर्स की खासियत क्या होती है? क्या होता है ये? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट्स होते हैं। वोटिंग राइट्स एट शेयर होल्डर मीटिंग। साल के आखिर में जब भी कोई कंपनी होती है वो साल के आखिर में एक मीटिंग रखती है जिसे हम कहते हैं AGM, यानी एनुअल जनरल मीटिंग। उस मीटिंग में बहुत सारी बातें होती हैं, वो क्या होती है वो भी हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो उस मीटिंग में जब कोई बात रखी जाती है तो उसमें जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर होते हैं, यानी जिनके पास ये वाले शेयर होते हैं ऑर्डिनरी शेयर, उनको उस मीटिंग में वोट करने का राइट होता है। सर क्या मुराद है वोट से? मुराद फॉर एग्जाम्पल कंपनी कहती है कि हम इस डायरेक्टर को हटाना चाहते हैं, इस डायरेक्टर को हटाकर हम दूसरा डायरेक्टर लेकर आना चाहते हैं, आप लोग की क्या राय है? वोट दीजिए इस बारे में। तो जिनके पास ये वाले शेयर होते हैं उन्हें वोटिंग राइट होता है, वो इसमें वोट कर सकते हैं क्या हाँ जी इसको रखें, हाँ जी इसको हटा दें, वोट कर सकते हैं। तो
तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के पास जो है वो क्या है, उनके पास वोटिंग राइट है कि वो कंपनी के डिसीजंस में वोट कर सकते हैं। डिसीजन ले नहीं सकते हैं, ये नहीं बोलेंगे सर आप इनको हटा के मुझे ले आए, नहीं जी, वोटिंग कर सकते हैं। उन्होंने आपको 4 ऑप्शन दिए, 4 में से किसी एक पे ऑप्शन पे वोट कर दीजिए। 3 ऑप्शन दिए, 3 पे वोट कर दीजिए। बस सजेशन नहीं देनी है आपने, वोट देना है। सजेशन देने में और वोट देने में फ़र्क होता है। सजेशन में आप अपनी तरफ से कोई राय दे सकते हैं, नहीं जी, आप कंपनी में राय नहीं दे सकते। आप कंपनी के मालिक तो हैं लेकिन राय नहीं दे सकते, ठीक है। कंपनी चलाया कौन, डायरेक्टर। क्योंकि आप राय इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि हो सकता है कि आपको कंपनी को चलाने के बारे में मालूमात ना हो, इसीलिए आपकी राय की अहमियत नहीं है, ठीक है भाई। तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के पास जो वोटिंग राइट होता है। अच्छा भाई, डिविडेंड आर पेड आफ्टर प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अभी डिविडेंड क्या होता है भाई, कंपनी में लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, क्यों इन्वेस्ट करते हैं, सर प्रॉफिट मिलेगा, तो उस प्रॉफिट को कहा जाता है डिविडेंड। यानी कंपनी अपने मालिकों को, अपने शेयर होल्डर्स को जो प्रॉफिट देती है, उस प्रॉफिट को क्या कहा जाता है, उस प्रॉफिट को कहा जाता है डिविडेंड, ठीक है। अब ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को, जैसे नाम से क्या लग रहा है आपको, ऑर्डिनरी सर मामूली से लोग है, और ये क्या है, प्रेफरेंस। ओए होए, प्रेफरेंस का मतलब होता है खास। तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को डिविडेंड कब मिलेगा, डिविडेंड यानी प्रॉफिट कब मिलेगा, पहले इनको डिविडेंड मिलेगा और इनसे मिलने के बाद अगर कुछ बचा कुचा तो फिर इनको मिलेगा। यानी ऑर्डिनरी शेयर होल्डर वालों को डिविडेंड सबसे आखिर में मिलेगा, सबसे आखिर में, सही, सबसे पहले इनको खाना मिलेगा। जब इनसे खाना बच जाएगा, अगर वो भी बचा, अगर बच जाएगा तो इनको मिलेगा, और अगर नहीं बचा तो इनको नहीं मिलेगा भाई। इनका डिविडेंड सबसे लास्ट में मिलता है। डिविडेंड यानी इनको प्रॉफिट जो है वो आखिर में मिलेगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। अपॉन कंपनीज क्लोजर, अगर कंपनी बंद हो जाती है, आर पेड आफ्टर आउटसाइड लायबिलिटी एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अगर कंपनी बंद होती है तो भाई सबसे पहले क्या होगा, कंपनी बंद होने की सूरत में आपको सेटलमेंट करनी, यानी जिसका जितना पैसा है उसको देना पड़ता है। तो कंपनी बंद होने की सूरत में सबसे पहले पैसा किसको देंगे, सबसे पहला हक होता है कर्जदारों का। आप सबसे पहले लायबिलिटीज पे करेंगे, जो भी आप पर लायबिलिटीज हैं आप वो लायबिलिटी पे करेंगे। उसके बाद आप पैसा देंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, और उसके बाद अगर कुछ बचा तो वो देंगे इन बेचारे गरीबों को, यानी ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को। यानी इनका जो हक है वो सबसे आखिर में, नाम से जाहिर है ना, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, बेचारे गरीब लोग, तो इनको सबसे लास्ट में याद किया जाता है। क्या क्या खास बातें बताएं आपको, 4 पॉइंट्स हैं। ये कंपनी के रियल ओनर है, कंपनी के मालिक। देखिए कंपनी में नुकसान हो तो कौन बेयर करेगा, मालिक ही बेयर करेगा, इसीलिए ये सारे नुकसानात ये मालिक ही बेयर करेंगे। ये कंपनी के रियल ओनर है, इनके पास वोटिंग राइट है, डिविडेंड इन्हें सबसे आखिर में मिलेगा, और कंपनी बंद होने की सूरत में भी इन्हें पैसा सबसे आखिर में दिया जाएगा, ठीक है भाई। अब आते हैं हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की तरफ। प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर नॉट रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के रियल मालिक नहीं होते। क्यों नहीं होते बताऊंगा थोड़ी देर के बाद। नो वोटिंग राइट्स एट द शेयर होल्डर मीटिंग, जब ये कंपनी के मालिक ही नहीं है तो इनके पास वोटिंग राइट भी नहीं होता। वोट करने का हक किसको होगा, जो कंपनी का मालिक होगा, उसी को कंपनी के मामलात में वोट करने का हक है। जो कंपनी का मालिक ही नहीं है उसे कंपनी में वोट करने का हक भी नहीं है। तो इसीलिए कंपनी के रियल ओनर्स नहीं है। जब ये रियल ओनर नहीं है तो इनके पास वोटिंग राइट भी नहीं होता है, ठीक है। डिविडेंड आर पेड बिफोर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि डिविडेंड पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा, बाद में ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को मिलेगा। उसी पॉइंट को यहाँ पर घुमा कर कहा गया, पहले इन्हें डिविडेंड मिलेगा और उसके बाद ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को मिलेगा। और कंपनी क्लोजर में बिल्कुल ऐसा ही होगा। अपॉन कंपनीज क्लोजर प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर पेड आफ्टर आउटसाइड लायबिलिटी एंड बिफोर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, यानी पहले कंपनी बंद होने की सूरत में, उसी पॉइंट को दोबारा कह रहे हैं लेकिन इनके पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं कि कंपनी बंद होने की सूरत में पहले आप लायबिलिटी पे करेंगे, लायबिलिटी पे करने के बाद फिर इन्हें पैसा देंगे, और फिर देने के बाद अगर बचा तो फिर इन बेचारे गरीबों को देंगे, ठीक है भाई। तो इन दोनों का डिफरेंस उम्मीद करता हूं कि आपको फिलहाल यहां तक समझ में आ गया कि ऑर्डिनरी शेयर होल्डर क्या होते हैं और प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या होते हैं। अब आइए जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर की हम मजीद 2 टाइप्स की तरफ चलते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स मजीद 2 तरह के होते हैं। अभी हमने ऑर्डिनरी शेयर तो एक ही तरह का होता है, प्रेफरेंस शेयर्स 2 तरह के होते हैं। एक होता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और एक होता है नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीम के मायने क्या होते हैं, रिडीम के मायने होते हैं वापस करना। प्रेफरेंस शेयर्स की बात कर रहे हैं। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आपने मुझसे मेरी कंपनी में $1,00,000 के शेयर खरीदे, आपने मेरी कंपनी में $1,00,000 के शेयर खरीदे, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि जो शेयर आप खरीद रहे हैं ये खरीद लीजिए, लेकिन 3 साल के बाद ये शेयर मुझे वापस, रिडीम मतलब वापस कर दीजिएगा, मैं आपको आपके पैसे वापस कर दूंगा। तो सर जो पैसे अभी ले रहे हैं वही वापस करेंगे क्या? नहीं जी, हम नेगोशिएट करेंगे प्राइस को कि भाई 3 साल बाद, क्योंकि महंगाई बढ़ चुकी होगी, तो आप अगर आप 3 लाख अभी दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है 3 लाख 3 साल के बाद तो बेकार हो जाएंगे, तो मैं आपको 5 लाख दे दूंगा। वॉट एवर जो भी एक प्राइस है वो प्राइस हम सेट कर लेते हैं,
ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर्स की जो टाइप है वो है रिडीमेबल शेयर। रिडीम कहते हैं वापस करने को। आप जो शेयर आज खरीद रहे हैं, कुछ साल के बाद यही शेयर मैं आपसे बाय बैक कर लूंगा, यानी खुद दोबारा खरीद लूंगा, तो ये कहलाते हैं आपके क्या, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज प्रेफरेंस शेयर्स विच मस्ट बी बॉट बैक बाय द कंपनी एट एन एग्रीड डेट, है ना, कोई डेट डिसाइड हुई 3 साल 5 साल 6 साल बाद, फॉर एन एग्रीड प्राइस। प्राइस भी डिसाइड हो गई, ये बात अभी मैंने आपसे कही कि प्राइस भी डिसाइड हो गई, डेट भी डिसाइड हो गई, भाई फला डेट पे फला प्राइस पर मैं आपसे अपने सारे शेयर्स बाय बैक करूंगा। मस्ट, लफ्ज है मस्ट, लाजमी तौर पर, ऑप्शन नहीं दिया कि शायद खरीद लूं शायद ना खरीदूं, मस्ट है, लाजमी है कि ये मैं आपसे शेयर वापस ले लूंगा। तो अब जरा गौर से सोचिए, गौर से, कि जो शेयर्स जिनको मैंने शेयर बेचे, ठीक है, जिनको मैंने ये शेयर बेचे हैं, उनसे मैंने $5 लाख लिए हैं आज। फॉर एग्जाम्पल मैंने आज उनसे $5 लाख लिए, और 3 साल के बाद मैं उन्हें $5 लाख क्या करूंगा, वापस करूंगा, और उनसे अपने शेयर क्या कर लूंगा, वापस ले लूंगा। तो गौर से सोचिए कि क्या ये कैपिटल है या ये लायबिलिटी है। तो इसका जवाब है सर ये तो लायबिलिटी सी लग रही है, कुछ कर्जा जैसा लग रहा है ये। बिल्कुल, आपने किसी से बस $5 लाख कर्जा लिया 3 साल के लिए, और आप उसे वापस कर देंगे ये पैसा। तो सर ये तो शेयर, तो फिर ये तो लायबिलिटी सी लग रही है थोड़ी थोड़ी। हाँ जी, ये बिल्कुल, ये थोड़ी थोड़ी जो है वो लायबिलिटी जैसी ही है। इसीलिए मैंने अभी थोड़ी देर पीछे कहा था कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर नॉट दी रियल ओनर्स ऑफ द, रियल नहीं है, नाम से तो थोड़े बहुत शेयर होल्डर हैं, लेकिन एक्चुअली में ये शेयर होल्डर नहीं होते। कुछ पीरियड के लिए तो आपकी कंपनी के शेयर होल्डर है, यानी एक वक्ती पीरियड के लिए आपकी कंपनी के मालिक है, ऐसा नहीं कि मालिक नहीं है, वक्ती पीरियड के लिए मालिक है, लेकिन उसके बाद फिर ये मालिक नहीं रहते हैं, इसीलिए हम इसे रियल ओनर नहीं कहते। बहरहाल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर समझ में आते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपने जिनको शेयर बेचे, ठीक है, उनसे पैसा लिया। शेयर हम क्यों बेचते हैं वो बाद में बताऊंगा, सर ये सस्पेंस है। आपने जिनको शेयर बेचे, आपने उनसे पैसा लिया 5 साल के लिए 3 साल के लिए, और उनसे कहा कि हम एक पर्टिकुलर डेट पर पर्टिकुलर अमाउंट आपको क्या कर देंगे, वापस कर देंगे। इसे हम कहते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन रिडीमेबल शेयर्स, ये क्या है भाई, नाम से जाहिर है, वापस नहीं करेंगे। कब तक, जब तक कंपनी डिसॉल्व ना हो जाए तब तक हम ये शेयर वापस नहीं करेंगे। नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर shares that cannot be repaid by the company during its lifetime. They are repaid only when the company is liquidated, यानी closed। सही। नॉन प्रेफरेंस रिडीमेबल शेयर्स क्या होगा, नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ये वो शेयर्स हैं जो कंपनी, प्रेफरेंस शेयर्स तो हैं, यानी खास, प्रेफरेंस का मतलब खास शेयर, महंगे वाले। अच्छा, इनकी वैल्यू भी ज़्यादा होती है, ये महंगे शेयर होते हैं। तो ये महंगे शेयर तो हैं, लेकिन कंपनी आपसे कह रही है कि सर ये हम वापस खरीदेंगे नहीं, पैसा आपने लगा दिया कंपनी में, ठीक है, अब ये कंपनी जब तक रहेगी तब तक ये शेयर आपके पास रहेंगे, हम ये शेयर आपसे बाय बैक नहीं करेंगे, ठीक है। तो रिडीमेबल शेयर कौन से हो गए, वो शेयर जो कंपनी अपने शेयर होल्डर से वापस खरीदेगी एक पर्टिकुलर डेट पर। नॉन रिडीमेबल शेयर्स, कंपनी कहती है हम ये आपसे वापस नहीं लेंगे, जब तक कंपनी है तब तक ये शेयर आपके पास रहेंगे, ये हम आपसे वापस नहीं खरीदेंगे, यानी नॉन रिडीमेबल शेयर्स कहलाएंगे, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। ये कम्युलेटिव और नॉन कम्युलेटिव क्या होते हैं, कम्युलेट कहते हैं ऐड करने को, जमा करने को। थोड़ा सा इसको पहले आपको समझा दो, पहले इसकी डेफिनेशन समझा दो। Cumulative preference shares are shares where unpaid dividends are carried forward to future years. डिविडेंड अभी आपको समझाया। डिविडेंड किसे कहते हैं सर, डिविडेंड हम कहते हैं प्रॉफिट को। जब आप किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो क्यों इन्वेस्ट करते हैं, सर उससे मुझे प्रॉफिट मिलेगा। उस प्रॉफिट को, यानी आपको मिलने वाले प्रॉफिट को कहा जाएगा डिविडेंड। शेयर्स पे जो प्रॉफिट दिया जाता है मालिकान को, उस प्रॉफिट को क्या कहा जाता है, डिविडेंड कहा जाता है, ठीक है भाई। अब समझेगा जरा मेरी बात को, एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एयर वन हमने डिसाइड कर लिया। अच्छा, कम्युलेटिव जो प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं, इसमें एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि प्रेफरेंस शेयर्स का जो डिविडेंड होता है वो फिक्स्ड होता है, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स का जो डिविडेंड होता है वो फिक्स होता है, जबकि ऑर्डिनरी शेयर का जो डिविडेंड है वो फिक्स नहीं होता है। इन्हें हर साल फिक्स डिविडेंड दिया जाता है। जैसे $10,000 मैंने डिसाइड किया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हर साल फिक्स डिविडेंड दिया जाएगा, जबकि ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का डिविडेंड फिक्स नहीं होता। कभी कम मिलेगा, कभी ज़्यादा मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, लेकिन इनका ऐसा नहीं, इनका फिक्स डिविडेंड होता है, एक रेट फिक्स कर दिया जाता है। जब हम सवाल में देखेंगे तो आपको एक फिक्स्ड परसेंटेज नजर आएगी, 8%, 9%, 10%, जो भी होगी। तो यहाँ पर एक डिविडेंड फिक्स है $10,000। कंपनी ने डिसाइड किया कि हम आपको हर साल $10,000 का डिविडेंड देंगे, ठीक है। अच्छा भाई, एयर वन में कंपनी का प्रॉफिट हुआ कितने का, $25,000 का। ये कंपनी का प्रॉफिट है, ज़हन में रखिए, ठीक है। कंपनी का प्रॉफिट हुआ $25,000 का। कंपनी इस प्रॉफिट में से 10,000 का डिविडेंड आपको दे देती है। किनको, जिनके पास प्रेफरेंस शेयर्स है। कौन से प्रेफरेंस शेयर्स, कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स,
ठीक है, ये डिसाइड होता है, पहले से डिसाइड होता है कि कौन से शेयर दिए जा रहे हैं आपको। प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो कौन से, कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर्स डिसाइड हुआ। कंपनी का प्रॉफिट कितना हुआ, 25,000, ये कंपनी का प्रॉफिट है, ये सारा प्रॉफिट मालिकान का नहीं है। 25,000 में से कंपनी आपको जो प्रॉफिट देगी यानी डिविडेंड देगी वो कितना देगी, 10,000। आपको डिसाइड कितना हुआ डिविडेंड, 10,000 दे दिए। क्या कोई बैलेंस बाकी रह गया आपका कंपनी की तरफ, नहीं सर, हिसाब किताब बराबर हो गया, ठीक है भाई। बाकी 15,000 कंपनी ने अपने पास रख लिए, वो कंपनी कामों में इस्तेमाल हो गया, या ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को भी देना है। अभी तो हमने सिर्फ प्रेफरेंस वालों को दिया ना भाई डिविडेंड, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को भी तो डिविडेंड देना है, तो बाकी प्रॉफिट हम उन्हें देंगे और कंपनी कामों में इस्तेमाल करेंगे, तो इनका कोई बैलेंस बाकी नहीं रह गया। अच्छा भाई, ईयर 2 पर आते हैं। ईयर 2 में प्रॉफिट हुआ कंपनी को $15,000 का, आपको कितना डिविडेंड देना है, 10,000। 15,000 में से 10,000 मैंने आपको निकाल कर दिया, बाकी 5,000 का मैं जो चाहे करूँ, आपको नहीं देना, कोई बैलेंस आपका बाकी है, नहीं सर। ईयर 3 में आते हैं। ईयर 3 में प्रॉफिट हुआ $7,000 का, अब मैं आपको कितने दूँ, क्या 7,000 ही दे दीजिए, लेकिन डिसाइड तो कितना हुआ था, $10,000 का, लेकिन प्रॉफिट कितना हुआ, $7,000 का, तो मैंने आपको 7,000 पूरे दे दिए, बाकी कितना रह गया, $3,000। अब $3,000 आपका कंपनी की तरफ बैलेंस रह गया, यानी बकाया रह गया। अब जब ईयर 4 आएगा ना भाई, जरा गौर से समझिएगा, ईयर 4 में आ गया, ईयर 4 में प्रॉफिट हुआ $18,000 का। अब क्या मैं आपको $10,000 प्रॉफिट दूंगा, नहीं सर, $10,000 तो इस साल का मेरा ऑटोमेटिकली है, और पिछले साल का मेरा बैलेंस था $3,000, वो 3,000 और इस साल का 10,000 मिलाकर कम्युलेट का मतलब मेरा प्रॉफिट ऐड होता जाएगा। अगर प्रॉफिट नहीं दिया सर आपने मुझे, तो मेरा प्रॉफिट आपकी तरफ जमा हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड होता चला जाएगा। अगर कोई डिविडेंड जो है वो अनपेड होगा तो अनपेड डिविडेंड आर कैरी फॉरवर्ड टू फ्यूचर ईयर। अगर कोई डिविडेंड अनपेड है, आपने अदा नहीं किया, तो वो डिविडेंड अगले साल जाकर मेरा ऐड हो जाएगा, आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं कितना दूंगा, $13,000 आपको मैं प्रॉफिट दूंगा, अब कोई बैलेंस बकाया नहीं रहेगा। जबकि नॉन कम्युलेटिव क्या होगा, इसका अपोजिट कर लीजिए, नाम से समझ में आ जाएगा। ये कम्युलेटिव की डेफिनेशन कॉपी हुई भी यार, माज़ा चाहता हूँ, इसमें लिखना एडजस्ट करना मैं भूल गया कि नॉन कम्युलेटिव जो प्रेफरेंस शेयर्स होंगे उसमें जो आपका डिविडेंड होगा वो आर नॉट कैरी फॉरवर्ड। नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स आर शेयर्स वेयर अनपेड डिविडेंड्स आर नॉट कैरी फॉरवर्ड टू फ्यूचर ईयर्स। कैसे, सेम एग्जाम्पल लेते हैं, वही फिक्स डिविडेंड है, पहले साल बिल्कुल सेम, दूसरे साल बिल्कुल सेम, सही ना, ये सेम दोनों एग्जाम्पल। तीसरे साल में जब आऊँगा तो तीसरे साल में प्रॉफिट कितना हुआ, 7,000, और देने कितने थे मुझे आपको 10,000, लेकिन मैंने दिए कितने आपको 7,000, क्योंकि प्रॉफिट ही 7,000 हुआ था, और बताया गया था कि अगर प्रॉफिट कम होगा तो आपका जो बकाया, अभी बकाया कितने रह गए, 10,000 देना चाहिए था, लेकिन मैंने दिए कितने, 7,000, तो बकाया कितने रह गए सर, बकाया रह जाते हैं $3,000। अब वो $3,000 मैं आपको अगले साल नहीं दूंगा, रात गई बात गई, बस ये वाली एग्जाम्पल यहाँ पर है। ये ईयर खत्म, डिविडेंड मिला तो ठीक है, नहीं मिला बस कहानी गई, मुक गई। चलो भाई, नेक्स्ट ईयर आएंगे, नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट हुआ $18,000 का, लेकिन मैं आपको दूंगा कितने, वही $10,000। सर पिछले वाला 3,000 दे देना, क्या जा रहा है आपका, नहीं जी, एग्रीमेंट में है नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, तो जो लिखा हुआ है उसी बात को फॉलो कीजिए। नॉन कम्युलेटिव का मतलब आपका डिविडेंड अगर पिछले साल बकाया रह गया तो वो अगले साल फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा, बस ये इसकी खासियत है, ठीक है जनाब। तो कम्युलेटिव भी हो गए और नॉन कम्युलेटिव भी हो गए, ये सारे जो है वो हमारे कौन से शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में हमने पढ़ा। प्रेफरेंस शेयर्स की 2 टाइप्स, और फिर 2 टाइप्स पढ़ी। पहले हमने पढ़ी कौन कौन सी, रिडीमेबल और नॉन रिडीमेबल, फिर हमने पढ़ा कम्युलेटिव और नॉन कम्युलेटिव, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं एक और टर्म की जिसे हम कहते हैं डिबेंचर्स, ये भी हम पढ़ेंगे। डिबेंचर्स क्या होते हैं? A debenture is a long-term loan which has a fixed rate of interest payable respective of the profit of the company। यानी डिबेंचर्स क्या है, एक लॉन्ग टर्म लोन है, एक कर्जा है, जिसे आप एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं। जैसे बिल्कुल यूँ समझ लीजिए जैसे आप बैंक से लोन लेते हैं, है ना, बैंक से लोन लेते हैं, उस पर भी आप एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं, बिल्कुल सर ऐसा ही होता है। उससे आपके कंपनी का प्रॉफिट का कोई लेना देना नहीं होता, यानी कंपनी का प्रॉफिट हो या लॉस हो, बैंक को इंटरेस्ट देना या नहीं देना, सर बिल्कुल देना है। बिल्कुल सेम वही चीज़ डिबेंचर है। तो सर फ़र्क क्या है? फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो बैंक से लोन लेते हैं वो बैंक से लेते हैं, यहाँ पर जो डिबेंचर है ना, यहाँ पर जो आप लोन लेते हैं वो बैंक से नहीं लेते, बल्कि वो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले सकते हैं, यानी किसी और इदारे से, किसी और कंपनी से जाकर वो आप लोन ले सकते हैं। किसी भी कंपनी से ले सकते हैं, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से वो आप लोन ले सकते हैं, बैंक से नहीं लेते आप यहाँ पर, ठीक है। तो अगर बैंक के बजाय मैं किसी और कंपनी से लोन लेता हूं तो उसे हम कहते हैं डिबेंचर। सारे मामला बिल्कुल वही है कि फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसमें भी बैंक की तरह आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, कम हो ज़्यादा हो, जो भी हो, इंटरेस्ट भी देना है और लोन भी देना है, बिल्कुल सेम सारे मामला वही यहाँ पर मौजूद है, ठीक है जी। तो डिबेंचर की, अच्छा अब थोड़ी सी कहानी पीछे लेके चलता हूँ, याद आ गया मुझे। सवाल ये पैदा होता है, सर शुरू से आप बोलते हुए आ रहे हैं कि शेयर क्यों देते हैं, शेयर क्यों देते हैं, अब तो बताते हैं जी, अब बता देता हूँ।
शेयर देने का जो सबसे बड़ा रीज़न है, यानी शेयर इशू करने का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है ये, लिखा आया था तो याद आया, कैश की नीड को पूरा करना। ठीक है, कैश की नीड को पूरा करने के लिए हम डिबेंचर या शेयर का सहारा लेते हैं। पिछले लेक्चर को याद कीजिए, मेरे पास कितने शेयर थे सर? आपके पास 1 लाख शेयर थे। 1 लाख में से अगर, यानी 1 लाख शेयर का मतलब मैं 1 लाख का मालिक हूं कंपनी में। जी सर बिल्कुल मालिक है, लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि अगर मैं 1 लाख का मालिक हूं तो 1 लाख मेरे पास कैश मौजूद हो? नहीं सर, ये भी तो हो सकता है कि मैंने 1 लाख की बिल्डिंग लगाई हो कारोबार में, डायरेक्ट बिल्डिंग। अब कैश तो है नहीं मेरे पास, तो 1 लाख की सिर्फ बिल्डिंग है, कैपिटल है 1 लाख लेकिन पैसा नहीं है। अब एम्प्लॉय आ गया, महीने के आखिर में पैसा मांगे, सर सैलरी देते हैं 10,000 मेरी सैलरी, 10,000 सैलरी देते हैं। अब मैं क्या करूँ, बिल्डिंग में से पंखा निकाल के दूँ 10,000 का, भाई पैसे तो नहीं है, पंखा ले जाओ। एक और एम्प्लॉय आया, नल निकाल के ले जाओ, भाई नल ले जाओ, भाई पैसे नहीं है, क्या करूँ मैं? अब जब पैसा नहीं है तो सर पैसा तो चाहिए। तो पैसों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए सर हमारे पास 2 रास्ते होते हैं। कैश की नीड को पूरा करने के लिए 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता क्या है, या तो सर आप लोन ले लें, कर्जा ले लीजिए तो भी पैसा आ जाएगा, या दूसरा रास्ता सर आप क्या दे दीजिए, शेयर्स दे दीजिए। सही है भाई, या तो कर्जा ले लीजिए, हाँ सर बात समझ में आ रही, कर्जा ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पैसा आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप शेयर दे। सर शेयर देने से पैसा कैसा आएगा, अभी समझाता हूँ, पहले कर्जे की बात कर लेते हैं। अगर कर्जा लेते हैं तो कर्जा लेने के लिए हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो हम बैंक से लोन ले लें, या फिर हम अदर देन बैंक के अलावा कहीं से लोन ले लें। अगर बैंक से लोन लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, बैंक लोन लेते कहते हैं। और अगर बैंक के अलावा कहीं से लोन लेते, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, एक कंपनी से लोन लेते, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिबेंचर्स कह देते हैं। ठीक है, तो मैं बैंक से लोन लूँ या कहीं और से लोन लूँ, मेरे पास पैसा आ जाएगा, कैश की नीड पूरी हो जाएगी। तो पैसों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम कर्जा लेते हैं। लेकिन मैं कर्जा नहीं लेना चाहता, क्यों नहीं सर? यार कर्जा लेने में ना एक जहन में टेंशन सी आ जाती है, यार कर्जा भी वापस करना है, फिर उस पर इंटरेस्ट भी देना है, प्रॉफिट हो लॉस हो इंटरेस्ट देना ही देना है, फिर सूद के मामलात है, इस्लामी ममालिक में थोड़ा सा गलत भी समझा जाता है। तो बहरहाल सर मैं लोन से, मैं इससे बचना चाहता हूँ। ठीक है सर, अगर इससे बचना चाहते हैं दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास, शेयर। शेयर का मतलब क्या है? शेयर का मतलब ये है कि आप अपने हिस्से में से कुछ हिस्सा किसी और को दे रहे हैं। मैं 1 लाख शेयर का मालिक था, यानी मैं कंपनी में 1 लाख का मालिक हूं, मैंने 1 लाख में से 20,000 का हिस्सा आपको दे दिया, यानी अब 20,000 शेयर के आप मालिक बन जाएंगे। जब आप मेरी कंपनी में 20,000 शेयर खरीदेंगे ना, तो आप 20,000 शेयर के मालिक बन जाएंगे। अब जब आप 20,000 शेयर के मालिक बनेंगे तो आप मालिक बनने के लिए कंपनी में 20,000 कैश लेकर आएंगे, उससे मेरी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। वो जो एम्प्लॉय को पंखा दे रहा था, बोलूँगा पंखा वापस लगाओ, ये लो अपनी सैलरी 10,000 पकड़ो। सही है जी, पैसों की कमी पूरी हो गई शेयर आने से। लेकिन एक नुकसान होता है, पहले मैं 1 लाख का अकेला मालिक था भाई, मैं जो चाहे करूं, सारा प्रॉफिट मेरा। लेकिन अब आप भी मालिक हैं 20,000 शेयर के, तो अब जो प्रॉफिट आएगा ना, उसमें से कुछ प्रॉफिट मुझे आपको भी देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। ठीक है, तो शेयर इशू करने में, लोन इशू करने में, दोनों में एक एडवांटेज क्या, आपकी ये ज़रूरत पूरी हो जाती है। लेकिन दोनों में एक नुकसान भी है। क्या नुकसान है? लोन में नुकसान ये कि आपको क्या देना पड़ेगा, सर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, एक आपके जहन में एक बोझ सा रहेगा, भाई देना पड़ेगा। यहाँ क्या नुकसान होगा? यहाँ नुकसान ये होगा कि आपकी जो मिल्कियत होगी ना, ओनरशिप, वो बढ़ जाएगी, आपके साथ कोई और भी शरीक होगा, फिर कोई और, फिर कोई और। ठीक है, तो बहरहाल शेयर हमने 2 तरह के पढ़ लिए, प्रेफरेंस शेयर भी हमने पढ़ लिया और ऑर्डिनरी शेयर भी पढ़ लिए, ये सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अच्छा अब डिबेंचर की क्या क्या फीचर्स होते हैं, जरा वो पढ़ लेते हैं जल्दी से। नो वोटिंग राइट्स एट शेयर होल्डर मीटिंग, डिबेंचर होल्डर को वोटिंग राइट्स नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि भाई कंपनी के मालिक थोड़ी है, इन्होंने कंपनी को कर्जा दिया है, तो ये कंपनी के मालिक तो नहीं हुए। 4 साल बाद आप इनको इनका पैसा वापस कर देंगे, तो कंपनी के जो मालिक नहीं है तो उन्हें कंपनी के मामलात में बोलने का हक भी नहीं है, इनके पास वोटिंग राइट नहीं होता। ठीक है भाई, इंटरेस्ट पेड बिफोर पेइंग शेयर होल्डर डिविडेंड, इन्हें आप जो डिविडेंड देते हैं शेयर होल्डर को, यानी इनको सब यूं समझिए, सबसे पहले किसको पैसा मिलेगा, सर सबसे पहले इनको पैसा मिलेगा, उसके बाद इसको पैसा मिलेगा, और उसके बाद इसको पैसा मिलेगा। यानी प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो प्रॉफिट सबसे पहले किसको मिलेगा, इसको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद इसको मिलेगा, और उसके बाद इसको मिलेगा। इनको जो प्रॉफिट दिया जाता है उसे कहा जाता है इंटरेस्ट। लोन पे जो प्रॉफिट दिया जाएगा उसे कहा जाएगा इंटरेस्ट। शेयर्स पे जो प्रॉफिट दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है डिविडेंड। ये जहन में रखेगा, ये दो, इनको भी प्रॉफिट दिया जाएगा, इनको भी प्रॉफिट दिया जाएगा। नाम से हम तो उसे प्रॉफिट कह सकते हैं, लेकिन जो उसकी टेक्निकल टर्म है, लोन पे जो प्रॉफिट होता है उसे हम कहते हैं इंटरेस्ट, यहाँ पे लफ्ज आया इंटरेस्ट का, और शेयर्स पे जो प्रॉफिट होता है उसे कहा जाता है डिविडेंड। तो इनको डिविडेंड दिया जाएगा, लेकिन इस सीक्वेंस में जाएगा, पहले इनको, फिर इसको, फिर इसको, उसके बाद यहाँ से किसको। डिबेंचर की अगली खासियत, अपॉन कंपनीज क्लोजर डिबेंचर होल्डर्स आर पेड बिफोर एनी कैपिटल शेयर होल्डर, यानी कि पीछे भी हमने पढ़ा था कि अगर कंपनी बंद होती है तो सबसे पहले कर्जदारों को कर्जा अदा किया जाएगा। ये कर्जदार हैं आपके, सही, इन्होंने आपकी कंपनी को कर्जा दिया, तो सबसे पहले इन्हें पैसा दिया जाएगा,
फिर इसको, ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं, ये इसकी एक और कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा भाई आगे देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आर रिकॉर्ड एज एक्सपेंस इन इनकम स्टेटमेंट। ये जो आप इसको डिविडेंड देते हैं, ये जो इनको आप इंटरेस्ट देते हैं, इसे आप इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए एज एन एक्सपेंस शो करेंगे, जबकि इन्हें जो आप डिविडेंड देते हैं वो आप अपने एक्सपेंस के तौर पर शो नहीं करेंगे। वो कहाँ शो करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। इनको जो दिया जाएगा ना इंटरेस्ट, वो आपके लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस, आपको याद होगा हम इंटरेस्ट पढ़ चुके हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनरशिप में भी पढ़ा, सोल ट्रेडर में भी पढ़ा, तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से जो भी आपने लोन लिया होगा, चाहे डिबेंचर से लोन लें, बैंक से लोन लें, उस पर जो भी इंटरेस्ट देंगे वो एज एन एक्सपेंस आपकी इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। डिबेंचर आर रिकॉर्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज नॉन करंट लायबिलिटी। ये जो आपने डिबेंचर लिया है, ठीक है, ये आप 3 साल 5 साल के बाद वापस करेंगे, तो ये आप पर क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आप इसे नॉन करंट लायबिलिटी के पोर्शन में शो करेंगे। इसे नॉन करंट लायबिलिटी में शो नहीं करेंगे, इसे कहाँ शो करेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो ये समझ में आ गया कि हम शेयर क्यों इशू करेंगे, हम शेयर क्यों देंगे किसी को, ताकि हमारी कैश की नीड पूरी हो जाए। पैसों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए कंपनी शेयर इशू करती है या लोन लेती है। अब कंपनी को जो भी इनमें से रास्ता, दोनों में फ़ायदा भी है और दोनों में नुकसान भी है, ये नुकसानात भी मैंने आपको बता दिए। अब जो भी कंपनी को इनमें से बेहतर रास्ता लगेगा, कंपनी वो रास्ता इख्तियार कर लेगी। जो रास्ता बेहतर नहीं लगेगा, कंपनी छोड़ के चले जाएगी भाई, ठीक है भाई। तो भाई उम्मीद करता हूँ कि आपको शेयर्स और डिबेंचर तक की कहानी जो वो समझ में आ गई होगी। फिलहाल आज के लिए इतना रखेंगे और इंशाल्लाह इसे कंटिन्यू करेंगे हम अगली क्लास में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।